On here and back with the वीडियो लेक्चर। और आज हमने जिस चीज़ को डिस्कस करना है वो मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक है। हमारे पास बेसिकली नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट, फिजिकल थेरेपी मैनेजमेंट। ठीक है, हमारे लिए एक ऑपरेशन से पहले, एक सर्जरी से पहले अगर पेशेंट को आप ट्रीट कर लेते ना, दैट वाज द वंडरफुल वे। ठीक है, आप एक पेशेंट को एक बहुत अच्छे और थॉरो प्रोसेस से बचा रहे होते हो, एक बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस से आप उसको सिक्योर कर लेते हो। तो यहाँ पे आपका फिजिकल थेरेपिस्ट का एक स्पेसिफिकली काम यह होता है कि आपने नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट मतलब कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में वैसे तो मेडिकेशन भी आती है, तो मेजरली हम जब डिस्कस कर रहे थे ना, हमारे लिए फिजिकल थेरेपी ट्रीटमेंट ही आता है। ठीक है, नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट ऑफ द thoracic outlet syndrome is basically one of the best topic I have discussed before। कि हमारे पास ऑपरेटिव मैनेजमेंट में ना थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम में कुछ मेजर चीज़ें नहीं है। ठीक है, मतलब आप इसमें कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते। आप समटाइम्स डिकम्प्रेशन सर्जरीज परफॉर्म होती हैं जिसको थोरेसिक आउटलेट डिकम्प्रेशन सर्जरीज कहते हैं। ठीक है, वो आप परफॉर्म करा सकते हो, जैसे जिसमें फर्स्ट रिब की रिमूवल हो सकती है कि सर्वाइकल रिब प्रेजेंट है वो रिमूव कर सकते हो आप। स्क्लेनेक्टमी हो सकती है कि आप स्केलिन मसल्स को रिमूव कर देते हो उसका, या कोई पार्ट रिमूव कर देते हो जहाँ पे आपको कंप्रेशन लग रही होती है। तो सर्जिकल जो होती है ना, वो थोड़ी सी अप्रोचेज जो है, अगर आप किसी को इंटरेस्ट है तो वो लाइक उसके लिए है कि कुछ ये 3 कुछ अप्रोचेज होती हैं। इसके अलावा अगर आपके पास किसी और वजह से भी कंप्रेशन आ रहा है तो उस एरिया को या उस चीज़ को रिमूव कर दिया जाता है। मेजरली कंप्रेशन को हमने, या जो टेंशन या कंप्रेस हो रही है जिस चीज़ की वजह से, वो चीज़ बेसिकली रिमूव कर दी जाती है, या आप वहाँ पे प्रेशर कम करने के लिए परफॉर्म करते हो सर्जरीज। ठीक है, नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट में बेसिकली हम यहाँ पे देख रहे होते हैं कि उसको प्रोवोकिंग सिम्टम्स क्या है। ठीक है, वहाँ पे हमने इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने के साथ साथ हमने ये देखना है कि उसका प्रोवोकिंग मैकेनिज्म क्या है। पर्सन टू पर्सन ने ये चीज़ वेरी करी होती है, क्योंकि हमने एक तो ऑलरेडी 3 स्पेसेस पढ़ी, 3 इंटरवल्स पढ़े, जिनमें हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट स्पेसेस में हमने लास्ट लेक्चर्स में सब कुछ डिस्कस किया है, किस तरह से डिटेल में किया है कि लाइक थोरेसिक आउटलेट में किस किस तरह से हो रही है। अब यहाँ पे जो प्रोवोकिंग मैकेनिज्म या सिम्टम्स हैं उनको हमने कैसे देखना है और फिर इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल कैसे करना है, ताकि हमारे पास जो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है वो इजीली हम परफॉर्म करा सके, पेशेंट प्रोसीड ना करे सर्जरी की तरफ। ठीक है, हमने ये चीज़ देखनी होती है। ठीक है, सो मेजरली हमारे पास ये चीज़ आई थी कि प्राइमरी एम्फेसिस जो हमारे पास मैनेजमेंट में था ना, वो ये था कि हमने पेशेंट का उस एरिया पे प्रेशर डिक्रीज करना है। ठीक है, अगर आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से रिमेंबर करना चाहते हो ना, तो आप इसका एक प्रॉपरली फ्लो चार्ट सा क्रिएट कर लो कि हमारे पास किस किस तरह से मैंने पेशेंट की ट्रीटमेंट करनी है। आपके पास जैसे पेशेंट आया आप उसको देखो। ठीक है, आप उसकी सिम्टम्स देखो, आप उसकी देखो क्या क्या चीज़ है, क्या क्या चीज़ें जो है उस पर कंप्रेशन डाल दी हैं, किस किस चीज़ को आपको टारगेट करना ज़रूरी है, फिर आप उस तरह से उस पर परफॉर्म करो। यहाँ पे उन्होंने क्या है, आपके प्राइमरी एम्फेसिस क्या होना चाहिए कि आप मैकेनिकल प्रेशर को डिक्रीज करो। ठीक है, और वो कैसे डिक्रीज हो सकता है, वो हम क्या कर सकते हैं कि पेशेंट की मोबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड वन वॉज था कि हम उसकी जो कंप्रेशन लोड, किसी भी लोड की वजह से या किसी पोस्चर अलाइनमेंट की वजह से जो हमारे पास इशू आ रहा है, उस पोस्चर अलाइनमेंट को करेक्ट कर सकते हो और उस कंप्रेशन को आप काफ़ी हद तक कम कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद आगे क्या डिटेल में जाओगे तो आप इंड्योरेंस पे काम करते हो, ताकि करेक्ट एक बंदे का जो पोस्चर है वो डेवलप हो जाए। ठीक है, और उसके काफ़ी हद तक जो सारे कॉजेज है, जो सारी चीज़ें थी वो आपने हील कर दी। ठीक है, अब प्रोग्राम में इंटरवेंशन में ना आपने बहुत ध्यान से, एक क्लिनिशियन ने, एक डॉक्टर ने बड़े ध्यान से इस चीज़ को प्रोग्रेस करना होता है। ठीक है, क्योंकि समटाइम्स आपके पास यहाँ पे एक मेजर प्रिकॉशन ये होती है कि समटाइम्स क्या होता है कि जो आप शोल्डर की मूवमेंट करवा रहे हो, शोल्डर गर्दन की मूवमेंट करवा रहे हो, नेक की मूवमेंट्स करवा रहे हैं, इसकी वजह से प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और उसकी सिम्टम्स अगर वर्स हो रहे हैं, दैट मीन्स कि आपके पास कोई ना कोई वेस्कुलर चेंजेस हैं। ठीक है, या आप ये कह सकते हो कि उसके पास कोई ना कोई वेसल्स वहाँ पे अफेक्ट हुई है। समटाइम्स क्या होता है, कुछ पेशेंट्स में एनोरिज्म्स बन जाता है। एनोरिज्म एक आर्टरी के जैसे बल्जिंग हो जाती है ना, ठीक है, ब्लड की एक्यूमुलेशन की वजह से। ठीक है, हम उसको इतनी डिटेल में नहीं डिस्कस करते, बेसिकली एक आर्टरी में बल्जिंग से होती है, तो हम एक, मैंने आपको एग्जाम्पल दे दी। ठीक है, एनोरिज्म बन जाते हैं, या आपके पास कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन एक्स्ट्रा आ जाती है जो शायद नहीं होनी चाहिए थी, तो आपको वहाँ पे पेशेंट को बेसिकली स्टार्टिंग में ही रेफर कर देना है, क्योंकि वो आपका पेशेंट नहीं है। ठीक है, वहाँ पे आपने फिजिकल थेरेपी ट्रीटमेंट नहीं देना। तो इस चीज़ को आपने डिफरेंशियल डायग्नोस करके आपने पेशेंट को बिल्कुल रेड फ्लैग्स को निकाल के फिर उसके बाद ट्रीटमेंट पे काम करना है। थोरेसिक आउटलेट में समटाइम्स ऐसे होता है कि कुछ पेशेंट बहुत सिवियरिटी के साथ आते हैं,
और कुछ पेशेंट्स में वेस्कुलर चेंजेस बहुत ज़्यादा आए हुए होते हैं, तो आपने उस पेशेंट को मेजरली क्या करना है कि आपने उसको रेफर कर देना, और फिर वो अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस के वो उसके लिए क्या ज़रूरी है उस तरह से सर्जरी परफॉर्म की जाती है, ठीक है। तो वो सर्जरी के लिए इंडिकेट कर दिया जाता है। आप पहले फिजिशियन को रेफर करो, फिजिशियन आगे जिस तरह से वो बेटर समझता है कि सर्जरी की तरफ भेजना है या जो भी, ठीक है। सो आपके लिए बेटर ट्रीटमेंट का तरीका ये होता है कि आप पहले आप रेड फ्लैग्स को आउट कर दो, ठीक है। जब आपके पास रेड फ्लैग्स आउट हो जाते हैं ना, तो अब आपके पास आ जाते हैं येलो और ग्रीन फ्लैग्स, ठीक है। येलो फ्लैग्स में ना आप पेशेंट को ट्रीटमेंट दे सकते हो, ठीक है, लेकिन रिस्क होता है, ठीक है। समटाइम्स रिस्क होता है, समटाइम्स नहीं होता। तो येलो फ्लैग्स जो होते हैं ना, वो थोड़े से ऐसे होते हैं कि लाइक आप इसमें ना बेसिकली कुछ कुछ चीज़ों को ध्यान में करके कर सकते हो, ठीक है। मतलब आप ये देख लो कि कोई ऐसा पेशेंट है जिसमें वेस्कुलर कॉम्प्रोमाइज है, ठीक है, मतलब आप कह सकते हो होगा, लेकिन उसके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं है कि आप ये कहो कि हाँ पेशेंट की बिल्कुल जो है ना बिल्कुल एक सिचुएशन बहुत स्वेयर है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो उन केसेस में आप बेसिकली क्या कर सकते हो, बेसिकली आप ट्रीटमेंट दे सकते हो, ठीक है। तो उस केस में आप ट्रीटमेंट दे सकते हो पर विद प्रिकॉशंस, ठीक है। आपने पेशेंट की कंडीशन को देखते रहना है, ब्लड प्रेशर नोट करते रहना है, आपने बेसिकली पेशेंट की सारे इंडिकेटर्स वाइटल्स देखते रहना, ताकि आपको आइडिया होता रहे विद टाइम कि आपने जो ट्रीटमेंट प्लान क्रिएट किया है वो पेशेंट को अफेक्ट ना करो। लेकिन जहाँ पे आपको लगता है कि पेशेंट है ही रेड फ्लैग, तो आपने पेशेंट डायरेक्ट रेफर करना, ठीक है। ये हो गया हमारे पास एक साइड की चीज, ठीक है। अब हम वापस आ जाते हैं अपने जहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। अब हमारे पास मेजरली क्या होता है ना कि हम जब प्रोग्राम बना रहे होते हैं या हम बनाते हैं, तो हम ना जब डिजाइन करते हैं तो हम उसके साथ साथ ना जो प्राइमरी प्रॉब्लम है वो तो हमने डिस्कस कर लेना है कि हमारे पास मैकेनिकल प्रेशर को रिड्यूस करना है। पर सेकेंड वन वॉज अगर कोई ट्रिगर पॉइंट है या कोई ग्रीनो जैसे यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ आपको कि अगर कोई ट्रिगर पॉइंट है या कोई ग्रीनो ह्यूमरल जॉइंट की पैथोलॉजी है या सर्वाइकल पैथोलॉजी है या कोई भी डिस्टल जो है हमारे पास पेरिफेरल न्यूरोपैथीज हैं, तो आपने उनको भी साथ साथ लेके चलना होता है। मतलब आपने ऐसा प्लान डिजाइन करना होता है कि आप सिर्फ मैकेनिकल प्रेशर को ट्रीट नहीं कर रहे हैं या आप उसके सिर्फ कंप्रेशन को ट्रीट नहीं कर रहे, बल्कि उसके आसपास मसल्स में जो इश्यूज चल रहे हैं, जो जॉइंट्स में पैथोलॉजीज चल रही है, आपने उनको भी ट्रीट करना होता है, ठीक है। तो आपका प्रोग्राम एक बहुत वेल डिजाइन प्रोग्राम होना चाहिए ताकि आप पेशेंट प्रॉपरली ट्रीट कर सको, ठीक है। मेरे पास क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें मेरे पास कमेंट आए थे, तो मैं इसको थोड़ी सी डिटेल में बता रही हूँ कि हमारे पास नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट या फिजिकल थेरेपी मैनेजमेंट थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम की होती कैसे है, ठीक है। सो मैं मेजरली यही डिस्कस कर रही हूँ। सबसे पहली चीज हमारे पास जो आ जाती है वो है पेशेंट की एजुकेशन, ठीक है। पेशेंट को आपने एजुकेट करना है हर चीज के लिए। आप ये समझो कि आपने हमारे यहाँ पे ना देखो, यहाँ पे उन्होंने आपको बताया पोस्चर एक्टिविटीज और ये सारी चीजें, पर हमारे यहाँ पे पेशेंट ऐसा होता है कि समटाइम्स उसको बेसिक चीजें ही नहीं पता होती कि वहां पे वो गलती क्या कर रहा है। तो आपने उसको बिल्कुल स्टार्टिंग, आप ये समझो कि बिल्कुल बेसिक से आपने स्टार्ट करवाना होता है। समटाइम्स पेशेंट एजुकेटेड ही नहीं होता, तो आपने एक बिल्कुल लेमन टर्म में उसको बताना होता है कि लाइक आपने कहाँ से स्टार्ट करना है। तो पेशेंट की एजुकेशन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब जितने आपके पास एक दिन में पेशेंट आते हैं ना, आपकी बेसिकली एक्सपीरियंस मैटर करता है, ठीक है। वहां पे आपने क्या करना है, पेशेंट के साथ जिस तरह से आपने चीज डिलीवर करनी है ना, ये आपको एक्सपीरियंस से आती है चीज, ये आप एकदम से नहीं सीखते हो। आप टाइम टू टाइम आप इस चीज के ऊपर काम करते हो, फिर एट दी एंड क्या करते हो कि आप बेसिकली पेशेंट को एजुकेट करते हो। अब यहाँ पे हमने बेसिकली, अब जैसे मैं आपको कहती हूँ कि मेरे पास आया थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम का पेशेंट, तो मैं एग्जांपल क्या करूंगी कि मैं उससे पूछूंगी कि बेसिकली आपको दर्द है का, आपका इश्यू है का, ठीक है। फिर मैं उसको एजुकेट करूंगी कि अगर क्या आप ज्यादा काम करते हैं इसको यूज करते हुए, या आप कोई ऐसी चीज यूज करते हैं जिसकी वजह से कोई सिम्टम्स प्रोवोक होते हो, या आपको दर्द ज्यादा होता हो, या आपको कोई दिन में ऐसे मूवमेंट करती हो जिसको लगता हो आपको कि आपने ज्यादा किया है तो आपको उसके बाद दर्द हुआ है। तो प्रोवोकिंग आपने साइंस बीच में से फाइंड आउट करने होते हैं, पेशेंट की हिस्ट्री में से आप फाइंड आउट करते हो। हमने सारी लाइफ, एक डॉक्टर जो होता है ना वो सिर्फ इस चीज को सीखने में लगाते हैं कि आपने हिस्ट्री में से चीज कैसे निकालनी है, ठीक है। सो आपने सारी लाइफ ये सीखना होता है कि लाइक हर पेशेंट एक दूसरे से अलग है, जाहिर सी बात है। तो मैंने उसके प्रोवोकिंग साइंस निकालने हैं, बेसिकली जो चीज उसको प्रोवोक कर रही है, ठीक है। मैंने वो निकाले, ठीक है। अब मैंने उस पर काम किया। अब मैंने क्या कहा, पेशेंट ने मुझे कहा जी हाँ मैं खाना बनाता हूँ, तो मैं खाना बनाती हूँ तो मेरे साथ क्या होता है, मैं जब मूवमेंट करके थोड़ी देर बाद फारिग हुई थी तो मेरे पास दर्द के सिम्टम्स ज़्यादा हो जाते हैं। कभी कभी तो मेरा बाजू सुन्न हो जाता है, कभी कभी मेरे बाजू में मतलब एक अजीब सी सेंसेशन आने लग जाती है ऐसी।
कैसे चूंटियां काटती हैं, समटाइम्स पेशेंट ऐसे एक्सप्लेन करता है, ठीक है। फिर वो कहेगा कि लाइक मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि लाइक अजीब सी कुछ मूवमेंट्स हो रही हैं, ठीक है। तो आप पेशेंट को बेसिकली यहाँ से आपको एक चीज ट्रिगर की कि उसके जो प्रोवोकिंग चीज थी ना, वो ये थी कि वो एक्टिविटी हाथ खाना बनाने में ज्यादा हाथ की मूवमेंट की, ठीक है। तो इसका मतलब वहाँ पे कोई ना कोई नर्व कंप्रेस है। अब मेरे पास ये चीज कैसे ट्रिगर की, क्योंकि उस एक तो उसने कहा कि मेरे हाथ सुन हो रहे हैं, तो नमनेस बेसिकली आ गई, ठीक है। फिर उसने कहा कि मेरे पास चूंटियां काट रही हैं, तो पैस्थीसियास वगैरह आ गए, ठीक है। तो आपने मेजरली चीज यहाँ से फाइंड आउट की। अब एक मैं बिल्कुल माइनर सी चीज अगर आपको बताती हूँ, तो हमारे पास ये बिल्कुल एक साइड के लेवल की चीज थी, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि अब मैंने आप उसको आपको बता दिया कि लाइक अब मैं उसको उनको समझाऊंगी कि आप जब खाना बनाती है ना, या तो आप खाना बनाते हुए एक अपना पोजीशन ऐसे रखो कि आपका हाथ जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो मूव ना करे, ठीक है। सेकेंड वन वॉज द ऑप्शन, अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं तो वो कोई और बंदा खाना बना ले कुछ टाइम के लिए, ताकि वो सिम्टम्स प्रोवोक ना हो, ठीक है। थर्ड वन वॉज द कि मैं उनको थोड़ा सा गाइडेंस, अब मैं पेशेंट को देख के ये बताऊंगी ना, मैं ये तो नहीं कह सकती कि मैं इधर बैठे हुए आपको बता दूंगी किस तरह से, उसकी अफोर्डेबिलिटी देखूंगी। मैं कहूँगी आप कोई मेड लगा लो, आप कोई शेफ हायर कर लो, अगर वो वेल सेटल्ड है तो वो फिर हायर कर सकते हैं, अगर वो ठीक है थोड़े दरमियाने हैं तो वो उनको। थर्ड वन वॉज था, अगर पेशेंट बिल्कुल ये अफोर्ड नहीं कर सकता, आप उसको देख रहे हो, तो आपने उसको क्या गाइड करना होता है बेसिकली, कि अब जब आपने उसको गाइड करना है तो आपने उसको पोजीशन गाइड करनी है। सबसे ज्यादा मैटर ना आपके लिए ये चीज होती है, ठीक है। वो कैसे, कि मैं उस उनको कहती हूँ कि जब आप खाना बना रही है ना, ठीक है, तो आप उसको अपने लेवल पे रखो, ठीक है। आपको हाथ जो है ना बहुत ज्यादा जोर लगा के या बहुत ज्यादा उठा के काम ना करना पड़े, जितना हो सकता है ना आप अपने हाथ को इजीली मूव करो, ठीक है। सेकेंड वन वॉज द ऑप्शन ये हो सकती है, जब आप खाना बना रही है ना, तो आप अपनी हैंड की मूवमेंट ज्यादा रखो, एल्बो को किसी तरह से सपोर्ट कर दो, कोई चीज नीचे रख लो, कोई भी ऐसी चीज जो आपके पास बेसिकली स्टोव से दूर हो, ठीक है। आपके पास चूल्हे से दूर हो तो आप उसको कोई करीब चीज रख के उसके ऊपर अपना हाथ एल्बो जो है वो बैलेंस कर लो, तो आपके पास मूवमेंट काफी हद तक जो होती है वो ऐसे हो जाती है, ठीक है। मैंने आपको एग्जांपल दी कि मैं पेशेंट को कैसे एजुकेट कर रही थी, ठीक है। सो अभी हमारे पास इस तरह से अगर पोस्चर से रिलेटेड कोई चीज आती है, तो मैं पोस्चर को बेसिकली एलिमिनेट कराने में काम करूंगी, एक्टिविटीज को एलिमिनेट कराने में। फिर मैं उसको होम एक्सरसाइज प्लान बताऊंगी कि हाँ आपने क्या क्या एक्सरसाइजेस करनी है, किस किस तरह से आपकी फ्लेक्सिबिलिटी करनी है इम्प्रूव। अब इसमें भी ना बहुत बेसिक आपने नॉलेज यूज करनी होती है। पेशेंट को बहुत इजीली गाइड करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है डिमॉन्स्ट्रेट। मैं शुरू से यही कहती हूँ, आप पेशेंट को डिमॉन्स्ट्रेट करके बताओ। सॉरी, आप पेशेंट को डिमॉन्स्ट्रेट करके बताओ, आप उसको करके दिखाओ, यार आपने ऐसे करना है, ठीक है, आपने इस तरह से मूवमेंट करनी है जो आपके लिए ईजी है, ठीक है। जिस तरह से उसको लगता है ना कि वो परफॉर्म कर सकते हैं। आप पेशेंट को जब करवा रहे हो तो ना, तो आप उसको बोलो कि आप मेरे साथ साथ करो, तो वो जब आपके साथ साथ करता है ना, तो एक तो इसके माइंड में बैठ जाती है चीज। सेकंड वन वॉज दा कि आपको आइडिया हो जाता है कि पेशेंट के लिए ये मूवमेंट जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, या उससे इसके सिम्टम्स ट्रिगर तो नहीं हो रहे। तो ये जो मेजरली चीज होती है ना, ये आपको वहीं पे पता चलती है। तो मैं बेसिकली आप जो भी एक्सरसाइज प्लान बना रहे हो, चाहे फ्लेक्सिबिलिटी से रिलेटेड है, मसल परफॉर्मेंस से है, पोस्चरल एक्सरसाइजेस से, सारी चीज़ों में आपने बेसिकली क्या करना होता है कि आपने पेशेंट को डिमॉन्स्ट्रेट करके बतानी है कि आपने कैसे परफॉर्म करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, ओके फिर आपने क्या किया कि आपने लाइक आपने मेजरली जो काम करना होता है ना, वो स्ट्रेस को रिड्यूस करना है नर्व पे, वेस्कुलर स्ट्रक्चर्स पे। तो आपका प्राइमरी फोकस यहीं पे होना चाहिए, ठीक है। फिर आपने जैसे आप साथ साथ ट्रिगर पॉइंट्स रिलीज कर सकते हो, आप पैथोलॉजीज को देख सकते हो, जैसे सर्वाइकल की हो गया, ग्लेनोह्यूमरल की कोई पैथोलॉजी है तो आप उनको भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, न्यूरोपैथीज देख सकते हो। तो ये चीज़ें आपने फाइंड आउट करनी होती है, पर हम इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे, मैं आपको मेजरली इसी का ट्रीटमेंट प्लान बताती हूँ कि हमारे पास टीओएस में कैसे काम करना है, ठीक है। नेक्स्ट वन वॉज द नर्व टिश्यू मोबिलिटी, ठीक है। नर्व टिश्यू मोबिलिटी एक बहुत मेजर पॉइंट है, ठीक है। हमारे पास नर्व टिश्यू मोबिलिटी में ना मेजरली आप क्या करते हो कि आपके पास अगर पेशेंट आया है ना, तो आपने टेस्ट परफॉर्म किए, जिस टेस्ट वो जो टेस्ट होते हैं ना मेजरली, जहाँ जो टेस्ट आपके पास पॉजिटिव आ रहते हैं, बेसिकली वही हम मैनुअर्स के तौर पे यूज करते हैं। सबसे अच्छी बात आपके पास यही होती है नर्व की, ठीक है। आप जो टेस्ट इतने ढेर सारे नर्व्स के याद करते हो ना, बेसिकली वही ट्रीटमेंट प्लान भी होता है पेशेंट का, ठीक है। जहाँ पे आपको लगता है कि टेस्ट पेशेंट के पॉजिटिव है, वही उसका ट्रीटमेंट प्लान है। इसका मतलब आपने अब वहाँ पे मैनुअल परफॉर्म कैसे करना है, ये नहीं कि आपने उसी तरह जिस तरह से टेस्ट परफॉर्म किया आपने, नो, आपने उसकी इज
ईएस करना है, ठीक है। मतलब आपने उसका पेन जो है ना, जब नहीं आ रहा था ना, आपने उस रेंज में जाके उस टेस्ट को परफॉर्म करना है, और फिर वहां से स्टार्ट कराना है स्लाइड स्लाइड सी मूवमेंट, और उसकी रेंज को इंक्रीज कराना है, ठीक है। कोई भी टेस्ट हो, किसी भी तरह का टेस्ट हो, आपने स्लाइड से बैक पे जाना है। मतलब आप कहते हैं ना, एक पॉइंट आता है सिम्टम्स प्रोवोक हुए, जैसे हमने लास्ट ये लेक्चर्स में टेस्ट पढ़े थे, ठीक है। आप पीछे वीडियोस जाके देखोगे तो आपको याद आ जाएगा, ठीक है। जिसने नहीं देखी वो जाके देख ले, ठीक है। उसमें बेसिकली क्या होता है कि हम क्या कह रहे थे कि हमने कोई भी टेस्ट परफॉर्म कराया, अब जो सिम्टम्स प्रोवोक करता है, मतलब जो सिम्टम्स बढ़ा रहा है, ठीक है, आपने वो मैनुअल थोड़ा सा स्लाइटली सी उसकी रेंज कम करनी है, ताकि पेशेंट की अब सिम्टम्स बढ़े ना। अब वहां से आपने मैनुअल स्टार्ट कराना है, मतलब वहां पे आपने रखी, उस पोजीशन में रखा, फिर उसको एक दिन उसमें रखा, थोड़ा सा स्लाइटली सी रेंज इंक्रीज कराई, दूसरे दिन, तीसरे दिन। अब आप देखोगे कि आपका पेशेंट टेस्ट वाली पोजीशन पे भी उसके सिम्टम्स वर्क नहीं हो रहे, दैट मीन्स यू आर टारगेटिंग द एग्जैक्ट नर्व और एग्जैक्ट जो आपका पास ट्रिगर कर रही थी चीज, या जो पॉइंट था ये कंप्रेशन का, वो रिलीज हो रहा है। ये आपके पास होगी सेकेंड थिंग। थर्ड वॉज जॉइंट या मसल की या कनेक्टिविटी इशू की मोबिलिटी हमारे पास मेजरली स्ट्रेचिंग के मैनुअल से इम्प्रूव हो जाती है। आप मैनुअल कराओ, सेल्फ स्ट्रेचिंग कराओ, या पेशेंट को गाइड करो, ये सारी चीज़ें जो कि ना ह्यूमरल जॉइंट के इर्द गिर्द सारे मसल्स हैं, स्टेनोक्लेविकुलर के जॉइंट के इर्द गिर्द, आप यहाँ पे भी काम कर सकते हो, डेल्टॉइड पे, ट्रेपीजियस पे, ताकि आपके पास ना क्या होता है कि आप साइड वाली कुछ स्ट्रेचिंग परफॉर्म करो। अब ये पेशेंट को आपने देख के करना है कि कुछ पेशेंट्स के ट्रैप्स टाइट हुए हुए होते हैं, तो उस केस में भी आपके पास इशू आ रहा है। कुछ की डेल्टॉइड टाइट है तो वहाँ पे इशू डेल्टॉइड का आ रहा है, बाइसेप टाइट है तो बाइसेप्स की वजह से हो रहा होगा, ट्राइसेप्स टाइट है तो ट्राइसेप्स की वजह से हो रहा होगा। तो आपने उसकी कॉज फाइंड आउट खुद करनी है, ठीक है। पेशेंट जिस तरह से है, आपने उस ट्रीटमेंट को बेसिकली उस तरह से करना है। अब यहाँ पे उन्होंने कहा पोस्टल कंपोनेंट जो है ना, मसल रिस्ट्रिक्शन, सिर्फ आपके पास ये बहुत कॉमन पॉइंट है, ठीक है। मसल की जो रिस्ट्रिक्शन है ना इम्पेयर्ड पोस्टल कंपोनेंट में, वो सिर्फ ये नहीं कि एक रिस्ट्रिक्टेड है स्कैलिन्स पे, लेवेटर्स पे, पेक्टोरलिस माइनर, मेजर पे। मैंने आपको यही बात बताई, यहाँ पे एक माइनर मसल्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो आपने जब मेजर टारगेट किए हैं, तो आपने उसके आसपास शोल्डर गर्डल के बाकी मसल्स को भी टारगेट करना होता है, ठीक है। तो आपके पास जॉइंट और मसल की मोबिलिटी काफी हद तक इंप्रूव हो जाती है। मैं ज्यादातर फोकस जब टीओएस का केस होना, तो मेरा मेजर फोकस ये होता है कि मैं पूरे आर्म को टारगेट करूं। मैं ये नहीं कहती कि हाँ हर पेशेंट को जरूरत होती है, पर स्टिल ज्यादातर क्या होता है ना कि समटाइम दूसरे मसल्स भी इन्वॉल्व होते हैं। तो आप जब पेशेंट को कोई एक्टिविटी बता रहे होते हो ना, तो उसका कोई और मसल टाइट हुआ है तो उसमें पेन स्टार्ट हो जाता है। तो आपके लिए चीजें सारी एक साथ हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। तो फिर आप कोई ऐसी एक्टिविटी, चाहे कोई आप ऐसी स्ट्रेचिंग डिवाइस करते हो जो उसके फुल आर्म को टारगेट करे, ठीक है, उसके मेजर सारे मसल्स को टारगेट कर दे। जैसे हम स्ट्रेचिंग कर रहे होते हैं ना, वॉल स्ट्रेचिंग हो गई, जिसमें हम लोग बेसिकली पेशेंट को कहते हैं कि आप जिसमें हाँ मीडियन नर्व की जो स्ट्रेचिंग है ना, मीडियन अल्नर रेडियल नर्व्स की जो हम पढ़ते हैं मोबिलाइजेशन की टेक्निक में, वो स्ट्रेचिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उन स्ट्रेचिंग में ना आपके पास काफी हद तक काफी ढेर सारे जो मसल्स होते हैं वो भी साथ साथ स्ट्रेच हो रहे थे। तो ये जो मेजर चीज होती है ना, आपने साथ साथ इसको याद करना स्टार्ट करना है कि लाइक आपने किस किस तरीके से लेके जाना है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट आ गया आपके पास मसल परफॉर्मेंस का। मसल परफॉर्मेंस में क्या होता है मेजरली, ओके, मसल परफॉर्मेंस में ना आप यहाँ पे आपके पास जो चीज़ आ जाती है ना, सबसे पहले ये है कि आपने इम्प्रूव करनी होती है मसल की स्ट्रेंथ, ठीक है। स्ट्रेंथ के बाद फिर आप एंड्योरेंस की तरफ जाते हैं, मतलब आपने उसका कंट्रोल इतना आपने करनी होती है स्ट्रेंथन कि वो अपने आप पे कंट्रोल कर सके, जिसमें मोस्टली जो होती है ना शोल्डर या स्कैपुला के रीजन पे हमारे पास हमने कंट्रोल करवाना होता है बेसिकली पेशेंट को, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि पोस्चरल एक्सरसाइजेज जो होती है ना, बेसिकली वो सारी इसी पे काम करती हैं। हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन मसल की परफॉर्मेंस एक चीज़ याद रख लो, जब आप स्ट्रेचिंग से स्ट्रेंथ की तरफ आते हो ना, तो स्ट्रेंथनिंग में आप बेसिकली क्या काम कर रहे होते हो कि आप पेशेंट को ये कर रहे होते हो कि उसके मसल जो थे ना, उन्होंने जितनी ज़्यादा वो अब काफ़ी हद तक रिलैक्स हो गए हैं। अब आपने क्या करना है कि बेसिकली वो लूज भी हो गए हैं, अपने टाइटन स्ट्रक्चर को उन्होंने छोड़ दिया है। तो अब आपने उसकी स्ट्रेंथ पे काम करना है, उसका मसल बल्क इंक्रीज हो ताकि वो काम हो, ठीक है। फिर उसके बाद आपने एंड्योरेंस पे काम करना है, जहाँ पे वो अपनी होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज करता है, ठीक है। तो मेरे लिए आपके पास सिंपल सी ये बात है कि होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज कराना क्यों जरूरी है। जाहिर सी बात है, एक पोस्चर को मेंटेन करने के लिए मेरे बैक के, मेरे आगे के, मेरे पीछे के, मेरी पूरी मतलब आप कह सकते हो थोरेसिक रीजन के मसल्स काम कर रहे हैं, ठीक है। इसके साथ साथ मेरे नेक के, ठीक है, इंटीरियर पोस्टीरियर दोनों मसल्स, दोनों एरियाज के मसल्स काम करते हैं मेरे पोस्चर को बिल्कुल एक क्या कहते हैं एक अटेंटिव पोस्चर क्रिएट करने में।
तो आपने यहाँ पे बेसिकली सारे पोस्चरल एक्सरसाइजेज इन्वॉल्व करनी है। सॉरी। फिर आपके पास आ जाती है रिस्पिरेटरी पैटर्न्स। ठीक है, रिस्पिरेटरी पैटर्न्स में ना अब आपने पेशेंट को गाइड करनी होती है एब्डोमिनल डायफ्रामेटिक, जिसको आप डायफ्रामेटिक पैटर्न्स कहते हो। कि आप बेसिकली पेशेंट को क्या कहते हो, सिंपल सी आपको मैं एग्जांपल देती हूँ। आप पेशेंट को गाइड करते हो, डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग ऐसे होती है। आप कहते हो एक हाथ आपने पेट पे रखना है, एक हाथ आपने अपनी चेस्ट पे रखना है। ठीक है, आपने हाथ को दोनों हाथ रखे हैं, लेकिन आपने अपनी चेस्ट को बढ़ने नहीं देना जब सांस अंदर करना है। आपने अपने पेट के थ्रू वर्ड सांस लेना, आपका पेट जो है ना वो बाहर की तरफ आना चाहिए जब आप सांस अंदर खींचो। अब आपने पेशेंट को कहना है कि आपने लंबा सा सांस अंदर खींचना है और कोशिश करनी है कि पेट के थ्रू आप वो सांस जो है वो खींचो। ठीक है, फिर आपने उसी को जब 2 सेकंड ने रोका, फिर उसको रिलीज कर दिया। तो आपने जब रिलीज किया तो तभी आपने कोशिश करनी है कि वो पेट के थ्रू रिलीज हो। तो ये होती है डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग। ठीक है, फिर इसी से बायो बेसलर ब्रीदिंग पैटर्न्स भी होते हैं इसी तरह से, कि आप बेसिकली पेशेंट को कहते हो कि आप हफ कफ करो। जब सांस छोड़ेगा ना पेशेंट, तो वो उसके साथ ऐसे करके साउंड निकालता है। ठीक है, मतलब एक कफिंग की साउंड आएगी। तो बेसिकली हाफ कफ की टेक्निक्स होती है। हम वहाँ पे जब ब्रीदिंग पैटर्न्स और रिस्पिरेटरी पैटर्न्स डिस्कस करेंगे तो उसमें देखेंगे कि मेजरली ऐसे होता है कि ये आपके अपर थोरेसिक रीजन को रिलैक्स करता है और लोअर थोरेसिक रीजन को इन्वॉल्व करता है। ठीक है, मतलब अपर थोरेसिक रीजन को हमें रिलैक्स करने की जरूरत है। हम जब पूरा टीओएस पढ़ चुके तो हमें पता है स्केलिन स्पेक्ट सारे टाइट हुए होते हैं। तो अब मैंने ये मसल्स रिलैक्स करने हैं ताकि मैं बेसिकली पेशेंट को लोअर एरिया की ब्रीदिंग सिखा दूँ। ठीक है, ताकि वो लोअर एरिया से ब्रीथ करेगा तो अपर एरिया के काफ़ी हद तक जो मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाएंगे। क्योंकि समटाइम एजमा के एम्फेसीमा के पेशेंट्स जो होते हैं ना, उनमें ये मसल्स काफ़ी टाइट हुए होते हैं क्योंकि वो ब्रीदिंग पैटर्न जो होता है उनका ख़राब हुआ होता है। तो वो यहाँ से ब्रीदिंग करते हैं। ठीक है, वो अपने इन मसल्स को इन्वॉल्व करते हैं। इसको एपिकल ब्रीदिंग कहते हैं। यहाँ पे आपको कहीं पे वर्ड शायद आ रहा हो, हाँ, एपिकल ब्रीदिंग पैटर्न्स आ रहे होते हैं। ठीक है, बेसिकली एपिकल ब्रीदिंग पैटर्न्स वो पैटर्न्स होते हैं। एपिकल से आप याद रखो एपेक्स। एपेक्स क्या है, हमारे पास बेसिकली ऊपर वाला रीजन है हमारे पास लंग्स में। तो आप जब एपेक्स की बात करते हो ना, हमारे पास लंग्स के नीचे बेस है, ऊपर एपेक्स है। तो हम बेसल ब्रीदिंग बेसिकली पेशेंट को सिखाते हैं, पैटर्न सिखाते हैं। और एपिकल जो ब्रीदिंग होती है ना, हम कम कराने की कोशिश करते हैं ताकि वो हमारे पास वहाँ पे टेंशन रिड्यूस कर सके। स्कैलिन्स में पैक्ट्स में हमारे पास जो सारे यहाँ के रीजन के मसल्स हैं उनमें। ठीक है, फिर आप बेसिकली उसके बाद जब ट्रांसफर करते हो आहिस्ता आहिस्ता, फिर आप क्या करते हो, बेसिकली फंक्शनल इंडिपेंडेंस की तरफ पेशेंट को लेके आते हो। अपने वो रोजाना के जो काम है वो करे, पेशेंट अपने काम से सेल्फ अवेयरनेस हो उसको। ठीक है, उसको पता मैंने अपने मैनेज कैसे करने सिम्टम्स। एजुकेशन के थ्रू ज़्यादातर आती है, जैसे मैंने पेशेंट को सिखाया कि किस किस तरह से करना है। और उसको फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी मूवमेंट का जब आइडिया हो जाएगा तो वो खुद ब खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता उसके सिम्टम्स रिड्यूस होंगे तो जाहिर सी बात है पेशेंट सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ आ रही थी कि हमारे पास ना शोल्डर गर्डल की एक्सरसाइजेस हम देखते हैं। ठीक है, उन्होंने यही बात की, मैंने आपको ये बात पहले बता दी है कि अगर न्यूरोलॉजिकल या वेस्कुलर सिम्टम्स आ रहे हैं तो इसकी मेजरली कॉज क्या हो सकती है, एक्सॉन की डिस्ट्रप्शन। ठीक है, एक्सॉन की डिस्ट्रप्शन न्यूरो के केस में, मतलब न्यूरॉन के केस में, और वेस्कुलर कॉम्प्रोमाइज वेसल्स के केस में। तो अगर ये दोनों केसेस आ रहे होते हैं ना, तो आपने बेसिकली पेशेंट्स डायरेक्ट रेफर कर देता होता है फिजिशियन को, ताकि वो अपनी सर्जिकल डिकम्प्रेशन अप्रोच कर सके। ठीक है, परफॉर्म कर सके। तो हमारे पास मेजरली सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है वही होता है। अब हम एक बार एक को जल्दी से ना गो थ्रू कर देते हैं इस टेबल को भी, ताकि हमारे पास एक ही लेक्चर में ये सारा वाइंड अप हो जाए। थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम आज। ठीक है, सो एजुकेट किया पेशेंट को, वही आपको मैंने कहा था पोस्चर करेक्शन टाइप प्रोवोकिंग स्ट्रेसेस के बारे में बताया कि किस किस तरह से आपने उसको काम करना है। सेफ एक्सरसाइज प्रोग्राम आपने होम प्रोग्राम होम प्रोग्राम आपने डिजाइन किया। फिर आपने क्या किया, इम्पेयर्ड पोस्चर को करेक्ट करने की कोशिश की, मतलब आप उसको पोस्चर एक्सरसाइज बताते हो। फिर रिस्ट्रिक्टेड न्यूरोलॉजिकल टिश्यू तो नर्व मोबिलाइजेशन टेक्निक है। अगर कनेक्टिव टिश्यू है तो हम बेसिकली स्ट्रेचिंग की तरफ जाते हो। ठीक है, हमारे पास जब कनेक्टिव टिश्यू या जॉइंट्स या मसल्स की मोबिलिटी इफेक्ट हुई होती है। फिर आप मसल परफॉर्मेंस को इंप्रूव कराने के लिए कंट्रोल या एंड्योरेंस पोस्चरल एक्सरसाइज बताते हो, या स्ट्रेंथनिंग प्रोग्राम्स या स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज पे काम करते हो। ठीक है, फिर उसके बाद आप ब्रीदिंग पैटर्न्स जो खराब हुए हैं उनको ठीक करते हो, अपर थोरेसिक को रिलैक्स करते हो, लोअर थोरेसिक से काम करवाते हो, और फिर आप फंक्शनली इंडिपेंडेंट करते हो पेशेंट को। बेसिकली ये आपका पूरा एक प्लान हो। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और आज के लिए काफ़ी डिटेल्ड हो गया वीडियो, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, काफ़ी लंबी हो गया। सो होप सो नेक्स्ट वीडियो में हम कार्पल टनल सिंड्रोम से स्टार्ट करेंगे।